हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं सीए इंटर एसएम की एक्सप्रेस रिवीजन, बिल्कुल, जिसमें हम बहुत क्विकली रिवाइज करने वाले हैं एसएम को। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा, बट हमारी ज़्यादा कोशिश रहेगी कि हम इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को थोड़ा सा याद कर पाएँ, उनकी थोड़ी सी क्रैमिंग कर पाएँ। बाकी कैसे कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बता पाऊँ, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो आप सबके लिए रहने वाले हैं एसएम में इंपॉर्टेंट, तो उसकी चर्चा हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम आवर एसएम, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एसएम। अच्छा, तो इस चैप्टर में मेजरली सबसे पहले आपको 3 डेफिनेशंस दी जाती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी मैनेजमेंट की, फिर डेफिनेशन आती है स्ट्रेटजी की, और लास्ट में एक डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन के 2 हिस्से। सबसे पहला पार्ट है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि वो ऐसे लोग विच आर की टू द ग्रुप, की टू द कंपनी, ठीक है। सच पीपल आर इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कंपनी अ प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल एंटिटी। वैसे तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन कम आती है, बट आपने अगर इतना भी कीवर्ड्स याद किए, क्या कीवर्ड्स हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, टू मेक इट प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल एंटिटी, आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है उसका दूसरा हिस्सा है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। तो यहाँ पे हम 5 फंक्शंस की बात करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस हैं। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर आपकी मैनेजमेंट की जो दूसरी डेफिनेशन है जिसमें हम फंक्शंस की बात करते हैं वो भी कवर हो जाएगी। इसका मतलब मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन हमने अच्छे से देख ली, पहला की ग्रुप ऑफ पीपल और दूसरा हमारा सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे आपने क्रिकेट के मैच में देखा था, वहां पे क्या है, लोग जब ऐसे एक दूसरे के शोल्डर्स पे हाथ रख के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वैसे ही कंपनी भी एक स्ट्रेटेजी बनाएगी। सो स्ट्रेटजी क्या है? एक गेम प्लान है, जिससे कि सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर्स पे फोकस करोगे। जब आपने कस्टमर्स पे फोकस किया तब आपको कंपटीशन को भी बीट करना पड़ेगा। जब आपने ये दोनों काम किए तब आपकी कंपनी की मार्केट पोजीशन इंप्रूव होगी। अच्छा, ये सब हुआ, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ऑपरेशंस चाहिए। ऑपरेशंस करने के बाद जब आपने ये चारों एक्टिविटीज कर ली तो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाएंगे। अच्छा, एक तो तरीका है इसको ऐसे याद करने का कंसेप्चुअली, सबसे पहले तो कस्टमर्स पे ध्यान दो, फिर compete करो सक्सेसफुली। ये दोनों किया तो आपकी मार्केट पोजीशन अच्छी हो गई। अच्छा, अभी इस सब को करने के लिए आपके ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं, बिल्कुल, ये चारों कर लिए तो फिर आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका रट्टा लगाने का, मोको, एम से मार्केट पोजीशन, ओ से ऑपरेशंस, सी से कस्टमर्स, सी से कंपटीशन और लास्ट वाले ओ से ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटजी क्या है? एक गेम प्लान है जिससे आप अपना मोको अचीव कर सकते हो। तो ऐसे भी आप चीज़ों को याद कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रेटजी की दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ DID। अच्छा सर, डी से क्या था? एक डायरेक्शन, स्ट्रेटजी आपको एक रास्ता दिखाती है। आई से इमेज, जो इमेज आप अपनी कंपनी की बनाना चाहते हो, और लास्ट वाले डी से डेस्टिनेशन, जब आपने एक रास्ता चुन लिया, एक डायरेक्शन चुन ली, तो जब आपकी वो इमेज बन गई तब आप अपनी उस डायरेक्शन, अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गए। तो ऐसे करके भी आप दूसरी डेफिनेशन याद कर सकते हो स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी क्या है? एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑफ DID। डी से मतलब डायरेक्शन, आई से इमेज और लास्ट वाले डी से मतलब है अपना डेस्टिनेशन। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ और फालतू की डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, एक यहाँ पे एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटजी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, फ्लॉलेस नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट काफ़ी डायनामिक है, डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट है। कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ फ्रेश मार्केट कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ एक सडन एमरजेंसीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेटजी में चेंजेस करने ज़रूरी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है योर स्ट्रेटजी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू हैंडल दोज चेंजेस। अच्छा,
तो अब उन चेंजेस को करने के लिए जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, दे शुड बी ऑलवेज अलर्ट, दे शुड बी ऑलवेज साउंड। इसलिए बोला जाता है कि स्ट्रेटजी कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं है साउंड, अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के लिए, और इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक, ठीक है, ताकि अगर आपके कुछ अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स हों आप उनको हैंडल कर पाओ। तो ये भी कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाता है, हमने कवर कर लिया। चलो अब चलते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो हमने देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजरियल प्रोसेस है। अच्छा, तो प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले आप कंपनी का विजन सेट करोगे। अच्छा, देन आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करोगे। तो जब ये दोनों करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। तो अब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। तो जब ये चार काम कर लिए, आप अपनी कंपनी में अगर करेक्टिव एक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो वो डाल के आप अपनी कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका आप वॉसिक से याद रख सकते हो। वी से क्या है, हमारा विजन, ओ से ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एस से स्ट्रेटेजी बनाना, आई से इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट वाले सी से है आपका करेक्टिव एक्शंस, अगर आपको कुछ कंट्रोलिंग एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। इसके बाद हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो आपके पास है अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाना, अपने कॉम्पिटिटर्स को मीट करना। दूसरा, अगर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आए तो उसमें आप अपनी कंपनी को अच्छे से गाइड कर पाओ। इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम इज टू फोल्ड। सी से क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरे सी से क्या, आपका चेंजेस इन द एनवायरनमेंट में आप अच्छे से गाइड कर पाओ, ठीक है। देन अप्रोच की बात करी थी हमने कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपकी दो तरह की, एक तो प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। प्रोएक्टिव के बारे में हमने क्या पढ़ा था, प्रोएक्टिव है आपकी एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी जिसमें आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट लेवल के लोग फ्यूचर सर्कमस्टांसेस को, उनकी कुछ एजम्पशंस लेके उनको अच्छे से प्लान आउट करके एक कंपनी की स्ट्रेटेजी क्राफ्ट आउट करते हैं। बट फिर हमने ये देखा कि नो कंपनी कैन एक्चुअली टोटली forecast what's going to happen. There can be deviations between what was planned and what actually happens in the environment because of the dynamic business environment. There can be some unforeseen circumstances, there can be some fresh market conditions. तो इस सब की वजह से we sometimes need to make changes to our strategy. We need to make a adaptive reaction to the strategy, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, तो हमने इसके बारे में पढ़ा, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, फ्रेश मार्केट कंडीशंस, जिसकी वजह से आपको रिएक्टिव स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है टू टेक एडवांटेज ऑफ द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, इसके बाद हमने बेनिफिट्स पढ़े थे कि प्रोएक्टिव जो स्ट्रेटेजी है वो ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली रिएक्टिव अप्रोच के। क्यों, इसके क्या बेनिफिट्स हमने पढ़े थे। सबसे पहले तो बेटर रिस्क मैनेजमेंट, आप अगर प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लगाओगे तो आपकी कंपनी का रिस्क बेटर मैनेज होगा। सेकेंडली, आप अपनी कॉस्टली मिस्टेक्स को बचा सकते हो। तीसरा, आपकी कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, आप अपनी कॉम्पिटिटर से अच्छा कर सकते हो परफॉर्म। एंड फोर्थ, आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, ठीक है। चलो 4 पॉइंट्स फटाफट से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपकी कंपनी की बेटर रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा, कॉस्ट सेविंग्स। तीसरा, कॉम्पिटिटिव एज। और फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। तो ये 4 पॉइंट्स बेनिफिट्स ऑफ प्रोएक्टिव के। अच्छा, एक इसके बाद इंस्टीट्यूट का फेमस क्वेश्चन जो बार बार आता रहता है, बेनिफिट्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम। तो उसमें हमने क्या देखा था, आप फोल्डर से याद रख सकते हो। फोल्डर एक ऐसा कीवर्ड है जिससे आप ये बेनिफिट्स याद रख लोगे। अच्छा, पहला एफ स्टैंड करता है फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। दूसरा एफ आपका स्टैंड करता है फ्यूचर के लिए, फेस द फ्यूचर के लिए, एंड एक्ट एज पाथ फाइंडर। अच्छा, तीसरा ओ स्टैंड करता है हमारी अपॉर्चुनिटीज के लिए। देन एल स्टैंड करता है हमारी लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस के लिए, कि आपका बिजनेस लंबे समय तक अच्छा चलता रहे। देन हमारा डी स्टैंड करता है कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ताकि आप अपनी कंपनी की कॉस्टली मिस्टेक्स को बचा पाओ। दूसरा डी हमारा स्टैंड करता है डिसीजंस के लिए, ये आपकी कंपनी को डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करती है। बिल्कुल, और एक आपका डी स्टैंड करता है डायरेक्शन के लिए, स्ट्रेटजी आपकी कंपनी को एक डायरेक्शन दिखाती है। ई से कुछ नहीं है, इग्नोर कीजिए। आर से है आपका
कि आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव हो और रिएक्टिव ना हो। ठीक है, तो फोल्डर आपने याद कर लिया तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, आप अपनी कंपनी के बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को याद कर लोगे। चलो इसके बाद चलते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। लिमिटेशंस क्या हैं? तो लिमिटेशंस हैं अपनी 4, ETCC एक्सेट्रा। अच्छा, ई से इन्वायरमेंट इज हाईली टर्बुलेंट एंड कॉम्प्लेक्स, टी से ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सी से ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, और लास्ट वाला सी है कंपटीशन के लिए, कि आपका कंपटीशन क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऐसे करके अगर आपने 4 पॉइंटर्स याद कर लिए, ये क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट बार बार पूछता रहता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इंटेंट के ऊपर। तो इंटेंट हमने क्या देखा था? एक फिलोसफिकल फेस है कंपनी का, जिसमें हमने 4 चीजें पढ़ी थी, उसका विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, तो विजन क्या होता है? एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज डिजायर्ड इमेज, जो आप बनना चाहते हो लंबे समय में, एक फ्यूचरिस्टिक गोल वेयर द कंपनी वांट्स टू लैंड, तो वो है आपका विजन। अच्छा, इसमें हमने कुछ एक एसेंशियल्स देखे थे, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो इसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था क्या, कि एक एंटरप्रेन्योर्स के रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योर चैलेंज है कि इसको आप क्रिएटिवली लिखो, फ्यूचर ओरिएंटेड लिखो। दूसरा, इट इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। 2 पॉइंट ये थे। देन थर्ड पॉइंट ये था कि अगर आपने वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन लिखा तो ये आपकी कंपनी की जो एस्पिरेशंस है उसको अच्छे से कम्युनिकेट करता है और लोगों में एंथुजियाज्म भी क्रिएट करता है। देन ये आपकी कंपनी की डायरेक्शन को लोगों को बताता है कि क्या अपनी कंपनी की डायरेक्शन होने वाली है। अच्छा, अब चलते हैं मिशन के ऊपर। तो मिशन क्या देखा था हमने? मिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो जिससे हम लोगों को बताते हैं कि मेरा करंट बिजनेस क्या है, व्हाट बिजनेसेस आई एम करंटली इंगेज्ड इन, व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है, तो करंट बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स मिशन है। फ्यूचरिस्टिक, जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो, दैट इज योर विजन। इसका कीवर्ड्स, रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, आपकी फर्म का पर्पस क्या है, और व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स। ठीक है, देन एक क्वेश्चन था, व्हाट व्हाई शुड अ ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें हमने देखा था ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट कर पाओ, अच्छा उनको मोटिवेट कर पाओ ताकि वो अच्छे से यूज़ हो पाएँ। ठीक है, ये आपकी कंपनी को एक पर्पस देगी, एक डायरेक्शन देगी, बिल्कुल। तो यूनिटी ऑफ पर्पस और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन, ये था। अच्छा, इसके अलावा ये आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को देखती है। ये 4-5 पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए, आपका काम बन जाएगा। देन हमने देखा था क्या पॉइंट्स हैं, गाइडेंस हैं वाइल राइटिंग अ मिशन ऑफ द कंपनी। तब हमने देखा था ये यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट किसी से नहीं करना, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, आपकी कंपनी को एक स्पेशल आइडेंटिटी दे, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपने अगर पॉइंट्स लिखे तो आपका यहाँ पे ये वाला आंसर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, रेलेवेंट नहीं है एग्जाम से इतने। अब चलते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तब हमने देखा था गोल्स क्या होता है, आपके ओपन एंडेड चीज़ें होती हैं जो कंपनी लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहती है। ये टाइम बेस्ड होते हैं और मेजरेबल होते हैं, बिल्कुल। देन हमने समझा था ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मेजरेबल होते हैं, आपकी कंपनी के लिए ये यार्डस्टिक्स एक्ट करते हैं, एज अ बेंचमार्क एक्ट करते हैं ताकि आप कंपनी की परफॉर्मेंस को देख सको। फिर हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो क्वार्टरली और ईयरली हो सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years आपके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ठीक है, देन हमने देखा था ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मीट होते हैं, फिर से नए ऑब्जेक्टिव्स आपके उभर आते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। चलो, देन हमने क्वेश्चन देखा था क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स में। इसको हमने बहुत अच्छे से अपने बैच में समझा था कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास बार बार रिपीट होता रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तब हमने क्या देखा था, अगेन ये क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, टाइम बेस्ड होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, फिर आपके रिसोर्सेज के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अराउंड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने से आपके गोल्स मीट हो जाएं,
विजन और मिशन स्टेटमेंट अचीव हो जाए, ये उसका पॉइंट हो गया, ठीक है। कंक्रीट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, टाइम बेस्ड होने चाहिए, मेजरेबल हो, चैलेंजिंग हो, कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हो। तो आपने इतने पॉइंट्स याद कर लिए, आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म हमने ऑलरेडी देख लिया, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कौन से एरियाज हैं जहां पे एक स्ट्रेटेजिक प्लानर को ध्यान देना चाहिए ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर पाए। तो इसके लिए हमने देखा था पीसेप्ट, बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए जो हमने कीवर्ड बनाया था पीसेप्ट था। पी से प्रॉफिटेबिलिटी, पी से प्रोडक्टिविटी, देन ई से आपका एम्प्लॉय डेवलपमेंट, सी से कॉम्पिटिटिव पोजीशन, देन ई से आपका एम्प्लॉय रिलेशंस, पी से पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और टी से टेक्नोलॉजी। तो पीसेप्ट, चलो सब बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, सब दोस्त मेरे साथ याद करने की कोशिश करेंगे। पीसेप्ट, सो पी से क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरे पी से प्रोडक्टिविटी, ई से एम्प्लॉय डेवलपमेंट, सी से आपका कस्टमर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, देन आपका जो अगेन पी ई यहाँ पे आ रहा है, दिस इज फॉर एम्प्लॉय रिलेशंस, देन पी से आपकी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लास्ट वाला टी है आपकी टेक्नोलॉजी लीडरशिप के लिए। तो ऐसे करके 7 की एरियाज, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप 7 की एरियाज को पीसेप्ट नाम से याद कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने वैल्यूज के बारे में देखा था। वैल्यूज क्या हैं, एक सिद्धांत है, फिलोसफिकल बेस हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द कंपनी है विच शुड नॉट बी ब्रोकन एट एनी कॉस्ट एंड बी ऑलवेज मेंटेन्ड। तो इसकी एग्जांपल्स इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, ह्यूमिलिटी एंड ऑल थे, बिल्कुल। लास्ट में हमने कवर किया था स्ट्रेटेजिक और मैनेजमेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तब हमने देखा था 3 तरह के हमारे लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तब हमने ये भी समझा था कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन लोग होते हैं, आपका सीईओ आ गया, एमडी आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, कॉर्पोरेट स्टाफ आ गए, बिल्कुल। फिर बिजनेस लेवल पे कौन लोग थे, आपके एसबीयू लेवल जो मैनेजर्स थे वो थे, या डिविजनल मैनेजर्स थे। और फंक्शनल लेवल पे वो लोग जो आपके डिफरेंट फंक्शंस को हेड कर रहे थे, जैसे एचआर, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, सेल्स। तो इस सब के लिए आपके पास यहाँ पे फंक्शनल लेवल पे भी लोग होते थे, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन आ सकता है कि 3 लेवल्स बता दो, तब आप ये लिख के आ सकते हो कि तीनों लेवल्स उसमें क्या क्या लोग हैं। बट अगर क्वेश्चन ये आया कि रोल बता दो कि आपके सीईओ का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्वेश्चन भी बार बार आता रहता है, तो आप इसको भी कर सकते हो तैयार। इसके लिए हमने कीवर्ड बनाया था ड्रम्बल, बट इसकी ज़रूरत हमें शायद कम पड़े, चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना इसको हमने समझ के भी किया था क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने चाहिए। सबसे पहले हमने सोचा था कि ये लोग कंपनी का विजन डेवलप करते हैं, मिशन डेवलप करते हैं। दूसरा, फिर ये लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी। स्ट्रेटजीज बनाने वक्त ये लोग सोचते हैं व्हाट बिजनेसेस द कंपनी शुड बी इन, जैसे कि हमने यहाँ पे सोचा कि ये लोग सोच रहे हैं कि कौन कौन से बिजनेस हमें करने हैं। देन ये लोग एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का टू दीज बिजनेसेस, और ये लोग सारी कंपनी को एज अ होल लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी हैं, ये उनके साथ भी एक कंपनी का लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने रोल्स ऑफ सीईओ भी कवर कर लिए, बिल्कुल। चल, अब हमने देखा था बिजनेस लेवल मैनेजर्स, कौन, इनका क्या काम है, जो स्ट्रेटजीज यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल से आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको अपने इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट के लिए बनाना, बिल्कुल। और जो यहाँ पे रिसोर्सेज इनको मिले हैं ऊपर से, उस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एसबीयू को इम्प्रूव करना। तो ये हो गया आपके बिजनेस लेवल यूनिट्स का काम, बिल्कुल। फिर फंक्शनल लेवल यूनिट का क्या काम है, जो इनके पास इंडिविजुअल फंक्शंस हैं उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना। जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज या इंटेंट ऊपर से आ रहा है, बिजनेस लेवल मैनेजर से आ रहा है, उनको ट्रांसलेट करना इनटू द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि फंक्शनल लेवल को भी इंगेज करना चाहिए इन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। इन लोगों को अकेले अकेले स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए, क्यों, वाई, बिकॉज द फंक्शनल लेवल पीपल आर वेरी क्लोजली वर्किंग विद द कस्टमर्स, सप्लायर्स, अदर स्टेक होल्डर्स, so they have a good information which if they share with the business level can become
वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर द ओवरऑल कंपनी। तो हमने कुछ एक पॉइंटर्स, कुछ एक कीवर्ड्स इसके अराउंड देखे थे कि ये प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, दीज आर क्लोजर टू द कस्टमर सप्लायर्स। तो ये जनरेट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट आइडियाज़, इसीलिए ज़रूरी है जनरल मैनेजर्स के लिए कि ये क्लोजली लिसन करें टू द आइडियाज़ ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स। बिल्कुल। फिर हमने ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स का देखा था, विच आर द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। ठीक है। फिर एक हमने देखी थी टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच। टॉप डाउन में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाता था, नीचे भेज देता था, और बॉटम अप में जो हम स्ट्रेटजीज हैं फंक्शनल लेवल, जो आपका बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, ये सब की एक वॉइस इन डिसीजन मेकिंग होती थी, सब लोग मिलके अपनी स्ट्रेटजी बनाते थे। ठीक है। फिर एक न्यू एडिशन टू द टॉपिक हुआ है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स। हमने इसके बारे में भी समझा था कि 3 तरह के लेवल्स हैं जिस तरह से ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक हो सकती हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था कि एक तो ये लेवल हो गया, जैसे ही हमने ये समझा है, ऊपर आपके पास कॉर्पोरेट आ गया, फिर आपके पास बिजनेस आ गया, लास्ट में आपके पास फंक्शनल आ गया। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। इसके अलावा एक और तरीका है, जब मैं इन तीनों को वर्टिकली की बजाय हॉरिजॉन्टली रख दूं, तीनों साथ साथ, कॉर्पोरेट यहाँ पे, देन आपका जो बिजनेस यहाँ पे, फंक्शनल यहाँ पे, एक मैंने फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। तो ये क्या था हमारे लिए? एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप था। बिल्कुल। और इसके अलावा एक हमने पढ़ा था मैट्रिक्स रिलेशनशिप। मैट्रिक्स क्या है? जब हमने टेम्परेरीली टास्क बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स बनाई थी, जिसमें एक एम्प्लॉय के पास 2 लोगों को जवाबदेही होती थी, एक तो उसका पार्टनर जो उसकी रेगुलर हायरार्की है, दूसरा उसकी प्रोजेक्ट लीड जिसको वो प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करता है। तो ये यूज़ होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस में, टू हैंडल द प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। हमने काफ़ी एक्सप्रेसली सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अगर आपने मेरे से क्लासेस नहीं ली हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहा हो, बट जिन्होंने मुझसे बैच लिया है उनके लिए यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेना काफ़ी क्विक रहा होगा। हमने अपने बैच में काफ़ी क्विकली ये रिविजन्स करी हुई थी। ये रिवीजन जस्ट आपके लिए मैंने एक बार रिकॉर्ड की है, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इस रिवीजन को देखो, फटाफट से आपके लिए सारा एसएम एक बार रिफ्रेश हो जाए, एक्सप्रेसली आप उसको रिवाइज कर सको। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये रिवीजन अच्छी लगी हो। ज़रूर अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी भेजें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके में हम कुछ और अच्छे से रिवाइज करेंगे।